नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके बी सुदर्शन रेड्डी एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से मुकाबला। एनडीए संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति कैंडिडेट को किया सम्मानित। पीएम मोदी बोले, राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति हुए, राजनीति में खेल नहीं करेंगे। राज्यसभा में वोटर और वेरिफिकेशन पर हंगामा, किसानों के लिए यूरिया रिलीज की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, प्रियंका भी हुई शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष। इंडी ब्लॉक की बैठक में मंथन, संसद में शीतकालीन सत्र में नोटिस पर विचार। कुल्लू में बादल फटा, 3 दुकानें बही, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी। शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आए 3 सरकारी आवास। और मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें डूबी, घर दुकानों में पानी, लोकल ट्रेन सर्विस डाउन, 250 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट। नांदेड़ में 4 लोग बाढ़ में बहे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देश की बात में सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। कल होगा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजभवन में सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। तो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का कल विस्तार होना है। राजभवन में 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। स्टेट गैरेज में 3 गाड़ियों की तैयारी की गई है। स्टेट गैरेज इंचार्ज राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी है। 3 गाड़ियां रेडी रखने के निर्देश मिले हैं। तो 3 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही। स्टेट गैरेज में 3 गाड़ियों को तैयार करने की जानकारी दी गई। स्टेट गैरेज इंचार्ज राजेश अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। तो रायपुर से अहम खबर, कल होगा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजभवन में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 3 गाड़ियां, तीनों फॉर्च्यूनर है करने के लिए। नंबर भी बता। गाड़ी नंबर में एक है आपका 0009, एक है 0999 और एक है 0005। 3 गाड़ियां। तो कल कितने बजे तक ये गाड़ी? अभी मेरे पास में कोई मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं आया है। हम गाड़ी तैयार करके रखे हैं, बोले बस खाली तैयार करके रखे हैं। जब फोन आएगा तो तुरंत जैसे जैसे न्यूज़ हमको खबर मिलेगी तो तुरंत हम अपने तरफ से, हमारे तरफ से तैयार है गाड़ी। ठीक है, अपना परिचय दे देंगे। मैं अधीक्षक हूँ स्टेट गैरेज। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अहम खबर, जहां 20 तारीख को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव का नाम सुनिश्चित है। 3 नए चेहरे मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल थे। तो 3 नए चेहरे मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल थे। अब कुल मिलाकर 3 विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कल होगा मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। आरंग के विधायक खुशवंत साहब बनेंगे मंत्री। अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल का नाम भी शामिल। गजेंद्र यादव के घर कार्यकर्ताओं की लगी भीड़, बधाई देने घर पहुंचने लगे लोग। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की घड़ी अब समाप्त हुई। कल 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वोट चोरी को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन चला रही। इसको लेकर रायपुर कांग्रेस कमेटी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचकर छत्तीसगढ़ रायपुर में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए गड़बड़ी की शिकायत की। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत और वसना के विधायक संपत अग्रवाल का निर्वाचन शून्य करने की मांग की। दोनों विधायकों पर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को भ्रमित करने का आरोप लगाया। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल और उनके पूरे परिवार का रायपुर दक्षिण और बसना की मतदाता सूची में नाम दर्ज है। रायपुर और बसना में संपत अग्रवाल और उनके पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में एपिक नंबर अलग अलग है। पश्चिम के विधायक राजेश मूणत का उत्तर और पश्चिम दोनों विधानसभा के वोटर लिस्ट में नाम है और दोनों विधानसभाओं में उनका अलग अलग एपिक नंबर है। आपको बता दें, मूणत की धर्मपत्नी का भी अलग अलग विधानसभा में अलग अलग एपिक नंबर से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। शपथ पत्र में राजेश मूणत ने सिर्फ पश्चिम में नाम होने की बात लिखी है।
धड़ी भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन की साठगांठ से जिस प्रकार से प्रदेशों में सरकारें बन रही है, उसको लेकर एक जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनके पूरे परिवार समेत अलग अलग विधानसभा में अलग अलग ईपिक नंबर के साथ वोटर लिस्ट में नाम है। आज निर्वाचन कार्यालय हम तमाम कांग्रेस के साथी शिकायत लेकर एक शिकायत पत्र दिया है हम लोगों ने, जिसमें मांग की है ये गलत जानकारी देना, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़ते समय हम एक शपथ पत्र देते हैं जिसमें अपनी मतदाता नंबर और अपना मतदान क्रमांक का नंबर भेज देते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, भैयाथान विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक बड़ा हादसा टल गया है। कार्यालय की जर्जर छत का प्लास्टर अचानक ढह गया, जिसके मलबे में दबकर एक महिला कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला कर्मचारी अपने दैनिक कार्य में व्यस्त थी। घायल कर्मचारी को तत्काल स्थानीय लोगों और सहकर्मियों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि महिला को सिर में चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। यह हादसा कार्यालय भवन की बदहाल स्थिति को उजागर करता है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि बीईओ कार्यालय का भवन लंबे समय से जर्जर हालत में है और इसकी मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन को सूचित किया गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस घटना ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना घटी और किस प्रकार का घटना घटी आपके साथ? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कबीरधाम पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 50 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले 3 मास्टरमाइंड धर्मेश धुर्वे, यतीन्द्र धुर्वे और नारायण प्रसाद धुर्वे को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने फर्जी कंपनी DYP धुर्वे ब्रदर्स कंस्ट्रक्शन, आपको बता दें प्राइवेट लिमिटेड, निवेश किंग के नाम पर लोगों से 10% मुनाफे और मूल राशि लौटाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठे और ठगी की रकम से आरोपियों ने जमीन, लग्जरी गाड़ियां और अन्य संपत्तियां खरीदी। साथ ही कबीरधाम जिले में 1 करोड़ 39 लाख और प्रदेश भर में 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की गई है। जी, थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 672/24 धारा 420 के तहत दर्ज था। इस मामले में शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके 10% जो है लाभांश देने का वादा किया गया था आरोपियों द्वारा। आरोपी जो है नारायण धुर्वे, धर्मेश धुर्वे और यतीन्द्र धुर्वे जो है तीनों बाप बेटे हैं और एक चौथे आरोपी महिला आरोपी है, वो फिलहाल अभी गिरफ्तार नहीं की गई है। इनके द्वारा जो है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करा करके 10% से अधिक लाभ देने का लालच दिया जाता था और हमारे कवर्धा जिले में जो प्रार्थी के आवेदन पर अपराध दर्ज है उसमें लगभग 1 करोड़ 39 लाख रुपए जो है वो अलग अलग लोगों से इसने ठगी की थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां सोमवार से शुरू हुई NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। जिले के दुर्ग पंडाल में धरना दे रहे कर्मचारियों में सरकार की बेरुखी को लेकर गहरा रोष है। नेताओं ने दावा किया है कि हड़ताल में 350 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। 16,000 से ज्यादा NHM कर्मचारी पूरे राज्य में हड़ताल पर जाकर मांगों को पूरा कराने का दबाव बना रहे हैं। इस बार संघ ने आपातकालीन सेवाएं और NSUI SNCU भी बंद रखने का फैसला किया है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि 20 वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। साथ ही चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भी अमल नहीं कराया जा सका है। ये जो हड़ताल कल से चालू हो चुकी है और आज शानदार दूसरा दिन है और जब तक सरकार सकारात्मक पहल नहीं करती है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, जो कर्मचारी NHM के कर्मचारी हैं वो हड़ताल स्थल से हटने वाले नहीं हैं। पहले भी आश्वासन मिल चुका है लेकिन कागजी स्तर पर वो कार्रवाई नहीं हुई। इस बार कर्मचारी कागजी स्तर पर आदेश लेकर ही मानेंगे और इस दौरान यह जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। और प्रदेश स्तर पर पूरा ये आंदोलन चल रहा है और जो भी जनता को परेशानी हो रही है प्रदेश स्तर पर, चाहे वो गाँव लेवल पर PSC बंद है, जिला अस्पताल पर स्टाफ कम है, इसकी पूरी जिम्मेदारी शायद सरकार की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा है कि अब पेशी का दौर नहीं चलेगा। लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र और समयबद्ध निपटारा कराने को लेकर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी के कलेक्टर्स और संभाग आयुक्तों की बैठक लेते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा बैठक में रजत महोत्सव की तैयारियों, विकास योजनाओं की प्रगति और राजस्व मामलों
की मुख्यमंत्री ने गहराई से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त नजर रखी जाएगी। मितानिन एवं मितानिन कर्मियों ने मोदी जी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में किए गए वायदे पूरे न होने और मितानिन कार्यक्रम का संचालन पुनः एनजीओ को दिए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के दुर्गा पंडाल में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 7 अगस्त 2025 से धरने पर बैठ गए। संघ का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। यदि शासन ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मितानिन नहीं है, मितानिन है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, मितानिन ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, मितानिन प्रशिक्षक हैं, मितानिन हेल्प डेस्क हैं। हम लोग सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे अभी एक दिवसीय रैली का प्रदर्शन किए हैं। हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो दिल्ली एनजीओ आई है वो वापस चली जाए। हम बिल्कुल भी दिल्ली एनजीओ के साथ में काम करना नहीं चाहते और ये पूरे ही हमारे प्रदेश स्तर पर ये चल रहा है मांग। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमको एनएचएम में सविलीन किया जाए। हम एनजीओ में काम नहीं करना चाहते। मितानिन को जो 50% का जो वादा किया था मोदी। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर सुपौल से है, जहां गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव जनसभा में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब लोग दूसरों को जिताने के बजाय अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। उन्होंने मंच से 5 वादों की बात दोहराते हुए कहा, रोजगार, पेंशन, महिला ऋण योजना, मुफ्त शिक्षा और किसानों की आमदनी में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर इन योजनाओं को पहले दिन से लागू किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी बिहार में शिक्षा और विकास सिर्फ कागजों पर है। खिचड़ी और राशन देकर वोट लेने वाले नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें। ऐसा कहते हुए उन्होंने जनता से जनसुराज को विकल्प देने की अपील की। जितनी अपनी समझ है, इस तरह का भाषा, इस तरह का व्याकरण उनको पता है, वही बात तो करेंगे। खैनी और चूना और जाति और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार में बिहार की जनता, बिहार के बदलाव चाहते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार का समय लग गया। 30 वर्ष में इन लोगों ने बिहार का है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय डमरी में पढ़ाई से ज्यादा चर्चा भ्रष्टाचार की हो रही। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल का प्रभारी शिक्षक न सिर्फ सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी कर रहा है बल्कि बच्चों की पढ़ाई और सेहत से भी खुला खिलवाड़ कर रहा है। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी एवं योजना में मिलने वाला चावल खुलेआम बेचा जा रहा है। सरकार के नियम के बावजूद बच्चों को महीने में मुश्किल से 1 दिन अंडा मिलता है, जबकि योजना के अनुसार हर हफ्ते अंडा मिलना चाहिए। सब्जी और दाल की मात्रा में भी कटौती की जाती है। विद्यालय का शौचालय गंदगी के कारण महीनों से बंद पड़ा है। बच्चे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। पढ़ाई का हाल यह है कि प्रभारी शिक्षक अक्सर स्कूल को छोड़कर घर में रहते हैं क्योंकि स्कूल के समीप शिक्षक का घर है। ग्रामीणों का कहना है कि जब वे इस अनियमितता का विरोध करते हैं तो शिक्षक उन्हें गाली गलौज और धमकी देते हैं। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और उपायुक्त को देकर कार्रवाई की मांग की है। इतने दिन स्कूल लगे हुए थे, उसके अलावा मतलब गांव के लोगों के द्वारा पता चला है कि मास्टर स्कूल से निकाल के 6 बोरा चावल दे दिया गया है। ये गांव का ही आदमी है जो कि चावल लेके गया है। इसीलिए जिला अधिकारी मांग करता हूं कि मास्टर को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और इस मास्टर को यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे मास्टर को यहाँ भेजा जाए। आज हमको पता चला है कि शिक्षक मतलब इसे चावल बेचता है। कब से बेचता है और किनको दिया है अब तक?
यहाँ गांव का ग्रामीण है और ऊपर कल्याण स्थान का आदमी है। नाम तो उतना नहीं पता है, लेकिन 3 आदमी का पता चला है कि 3 आदमी को शासन किया। कुल कितना चावल बेचा होगा अब तक? पहले का पता नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं कि 6 बोरा। जो भी वहाँ पे स्थलीय जांच होगा, चाहे वो चावल बेचने से संबंधित हो या संजीविका को हटा दिया गया हो या विद्यालय में अच्छे से पठन पाठन नहीं कर रहा हो या अन्य कोई मामला जो प्रकाश में आएगा, तो मैं उसको पुनः जाकर उस पर जाँच करूँगा और जो उचित होगा और उसमें ग्रामीण का भी उसमें मंतव्य लगाया जाएगा। ग्रामीण है वहाँ पे स्थानीय पदाधिकार हैं, वहाँ पे बच्चे के माता पिता हैं, उनका भी वहाँ पे मंतव्य लगाया जाएगा। उनसे भी विद्यालय के बारे में, कैसे विद्यालय का वातावरण है, कैसा वहाँ पढ़ाई का साधन है। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी के जिला अधिकारियों का जवाब सामने आया है। जिला अधिकारियों का सपा के अध्यक्ष को कड़ा जवाब दिया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट का जवाब अलग अलग जिलों के अधिकारियों ने दिया है। अलग अलग जिलों के डीएम का पोस्ट जवाब के रूप में सामने आया है। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने पोस्ट किया है। चुनावी मतदाता सूची को लेकर यह जवाब दिया गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों का जवाब दिया गया। अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर अलग अलग जिलों के डीएम ने जवाब दिया है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी का अखिलेश यादव को जवाब मिला है। डीएम जौनपुर ने लिखा, आपकी शिकायत भ्रामक और निराधार है। जिनके लिए आप कह रहे हैं उनका नाम सूची में दर्ज है। बाराबंकी के डीएम ने कहा कि जिनके नाम के लिए आप कह रहे हैं कि इनका नाम नहीं है, उनका नाम सूची में दर्ज है। आपकी शिकायत भ्रामक है। मतदाता सूची के विवाद में मैदान में उतरे हैं यूपी के डीएम। तो अलग अलग जनपदों के डीएम ने पोस्ट के माध्यम से सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब दिया है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी का अखिलेश यादव को जवाब मिला है। डीएम जौनपुर ने लिखा, आपकी शिकायत भ्रामक है और निराधार है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अखिलेश यादव के द्वारा जो शिकायत की गई थी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, उसका अब अलग अलग जिलों के डीएम ने जवाब दिया है। जौनपुर के डीएम ने लिखा कि आपने जो शिकायत की वो भ्रामक और निराधार है। बाराबंकी के डीएम ने लिखा कि जिनके नाम के लिए आप कह रहे हैं उनका नाम सूची में है। तो इस तरीके से अलग अलग जिलों के डीएम ने जवाब दिया है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने जो एक एफिडेविट के तहत जो है पूरी जानकारी दी थी कि कहां पर जो है फर्जी तरीके से जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है वोटों को काटा गया है, तो उसको लेकर के आज जो है कई जिले के जो है डीएम के द्वारा जो है जवाब दिया गया अखिलेश यादव को। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से भ्रामक स्थिति बनाई गई है और जो लिस्ट जारी की गई है, या तो वो लोग उनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या तो वो उस स्थान से स्थानांतरण कर चुके हैं। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से विपक्षी दल जो है विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो है वोटों को काटा जा रहा है। इसको लेकर के एक स्थिति आज हर कई जिले के डीएम के द्वारा ये साफ किया गया है कि जो कहा गया, जो लिस्ट जारी की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो बिल्कुल गलत साबित करने का उनके द्वारा पुष्टि की गई। तो कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से एफिडेविट दे रही है और वही चुनाव आयोग राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, तो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति यहाँ पर पनपती हुई दिख रही है। एक लड़ाई चुनाव आयोग से विपक्षी दलों की दिखती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि देखिए वोटों को जो है काटा जा रहा है और हमारे वोटों, चाहे पीडीए के वोटों को काटा जा रहा है, बाकी अगर राज्यों की बात की जाए तो उनके वोटों को काटा जा रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सके। तो उसके लेकर के आंदोलन और रैलियां देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से अब ब्यूरोक्रेसी जो है जवाबदेही के लिए सामने देखने को मिल रही है, कई जिले के डीएम ने अखिलेश यादव को जो जवाब दिया है, अब ये देखना है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव इसकी पुष्टि करते हैं। क्योंकि डीएम के द्वारा ये कहा गया कि जो भी दस्तावेज समाजवादी पार्टी की तरफ से पेश किए गए वो बिल्कुल निराधार है। अब ये सबसे बड़ा सोचनीय एक विषय जरूर बन चुका है। अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इसका जवाब क्या देते हैं। जी
हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग जिलों के डीएम ने सपा प्रमुख को जवाब दिया है, चुनावी मतदाता सूची को लेकर दिया है जवाब। हलफनामा के माध्यम से अखिलेश यादव ने सवाल किया था और इसका जवाब अब अलग अलग जिलों के डीएम ने दिया है। अगली खबर लखनऊ से, जहां यूपी बोर्ड ने बढ़ाई है परीक्षा शुल्क। आपको बता दें, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाई है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाई है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 1 सितंबर तक बढ़ी है। 10वीं 12वीं की परीक्षा के आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से जारी किए गए निर्देश। शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी बोर्ड ने परीक्षा बढ़ाई है परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि अब 1 सितंबर तक बढ़ाई गई। और अगली खबर लखनऊ से, जहां 11 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। सीएमओ के अधीन कार्यरत 11 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, गैर हाजिरी लापरवाही के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने डॉक्टरों को बाहर करने का फैसला लिया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी नहीं सुधरे हैं डॉक्टर। डीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। 20 अगस्त को कमेटी के सामने पेश होंगे सभी डॉक्टर। इस दौरान संतोषजनक जवाब न मिलने पर संविदा समाप्त होगी। 2 अन्य कर्मचारियों का मामला भी कमेटी के सामने रखा जाएगा। तो लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे, कई बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं सुधरे डॉक्टर। अब इन डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। डीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। 20 अगस्त को कमेटी के सामने पेश होंगे सभी डॉक्टर। संतोषजनक जवाब न मिलने पर संविदा समाप्त हो सकती है। डीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लखनऊ से अहम खबर है, यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल छुट्टी पर। आपको बता दें, अग्रिम आदेशों तक एपीसी दीपक कुमार संभालेंगे चार्ज। मुख्य सचिव का चार्ज एपीसी दीपक कुमार को दिए गए हैं। शशि प्रकाश गोयल के समस्त विभागों के चार्ज संभालेंगे। तो शशि प्रकाश गोयल छुट्टी पर रहेंगे। शशि प्रकाश गोयल के समस्त विभागों के चार्ज संभालेंगे। तो यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल छुट्टी पर रहेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां फतेहपुर जिले से लापता हुई किशोरी लखनऊ से बरामद हुई है। मां पिता से नाराज होकर घर से निकली थी किशोरी को हजरतगंज पुलिस ने बरामद किया है। फतेहपुर जिले की रहने वाली है 15 वर्षीय विभा देवी को हजरतगंज पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने विभा के माता पिता को फोन कर बुलाया। वहीं माता पिता को सकुशल उनकी बेटी मिली है। तो सकुशल उनकी बेटी विभा को माता पिता को सौंपा गया। हजरतगंज पुलिस की पिता श्रवण कुमार ने प्रशंसा की है। हजरतगंज पुलिस को धन्यवाद भी किया है मां और पिता ने। और अगली खबर बुलंदशहर से, खुर्जा में दिन दहाड़े 50,000 की लूट की गई है। नकाबपोश 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। जन सेवा केंद्र से पैसा लेकर घर जा रहा था पीड़ित। इस दौरान लुटेरों ने लाठी डंडों से हमला कर रुपए और मोबाइल लूटे। अपनी शादी में इस्तेमाल करने के लिए निकाले थे ये रुपए। अपनी शादी में इस्तेमाल करने के लिए निकाले थे ये रुपए। पीड़ित ने जनसेवा केंद्र से निकाले थे 50,000 रुपए। बेखौफ बदमाशों ने युवक को घेर कर वारदात को अंजाम दिया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में यह वारदात सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र के झमका रजवाहे की पटरी का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर औरैया से, जहां उप जिलाधिकारी सदर का लिफाफा लेते वीडियो वायरल हुआ है। राकेश कुमार सिंह का लिफाफा लेते वीडियो वायरल हुआ है। उनके ही कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। कर्मचारी ने फुटेज निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। मंडी सचिव ने मेज की रेक में रखा लिफाफा।
मंडी सचिव के जाते ही एसडीएम ने जेब में रखा लिफाफा। वीडियो सामने आते ही जिले में हड़कंप मच गया। अब अफसर बोलने से बच रहे हैं, अपने कार्यों से विवादों में रहते हैं एसडीएम। छुट्टी के दिन भी लगाते रहे हैं न्यायालय, तो छुट्टी के दिन भी लगाते रहे हैं न्यायालय। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर उठ रहे हैं सवाल। खुलेआम ऑफिस में चली है लिफाफेबाजी। एसडीएम सदर औरैया पर लगे हैं गंभीर आरोप। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने दिए हैं जांच के आदेश। तो छुट्टी के दिन भी न्यायालय लगाते हैं एसडीएम महोदय। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठ रहे हैं। खुलेआम ऑफिस में लिफाफेबाजी का खेल चल रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अगली खबर है। दबंगों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से लात घूंसों से पीटा है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव बदरखा का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव बदरखा का यह पूरा मामला है। बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। दबंगों की दबंगई का यह वीडियो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बेरहमी से पिटाई की जा रही है। दबंगों ने युवक को बेरहमी से लात घूंसों से पीटा है। इन दबंगों को किसी का भय नहीं है, ना कानून का ना पुलिस का। युवक को बेरहमी से लात घूंसों से पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। और अगली खबर हापुड़ से है। मृतकों के नाम राशन निकालकर बेच रहा है डीलर। शिकायतकर्ता ने डीलर व सचिव पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। परिजनों का राशन बंद करने की धमकी दी है। थाना हापुड़ देहात के गांव ददायरा का यह पूरा मामला है। परिजनों का राशन बंद करने की धमकी दी है। मृतकों के नाम राशन निकालकर बेच रहा है डीलर। शिकायतकर्ता ने डीलर व सचिव पर लगाया आरोप। ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां कैब ड्राइवर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कैब लूट के विरोध में की गई थी अजीत की हत्या। कुलदीप और मोनू ने ग्रेटर नोएडा से बुक की थी कैब। अजीत की कैब को किया था बुलंदशहर के लिए बुक। चतारी थाना क्षेत्र में अजीत के शव को फेंक कर कैब लूटी। कैब को लूट ले गए थे कुलदीप और मोनू। फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला था मृतक। तो फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला था मृतक के पिता ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ दी थी तहरीर। नामजद चारों आरोपियों का कत्ल से नहीं निकला लिंक। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से हत्यारे पहचाने गए। पुलिस ने किया कत्ल की वारदात का सनसनीखेज खुलासा। एक दिन पहले थाना छतारी क्षेत्र में मिला था शव। रोड साइड मिला था अजीत का गला कटा शव। एक युवक का बरामद हुआ। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। घटना के अनावरण के लिए एसएसपी सर के द्वारा क्षेत्राधिकारी डिभाई के नेतृत्व में थाना छतारी पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीमों के द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज घटना में शामिल 2 अभियुक्त कुलदीप और मोनू चौहान और मुनिंदर को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अगली अहम खबर है। कड़े पहरे में निकली है श्री गंगा महारानी शोभा यात्रा। मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। शोभा यात्रा पर मुस्लिम समाज ने की पुष्प वर्षा। श्री गंगा महारानी शोभा यात्रा सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। आस्था और भाईचारे का अनोखा संगम देखने को मिला। शहर में निकली श्री गंगा महारानी की 96वीं शोभा यात्रा। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष हैं रश्मि पटेल। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और रश्मि पटेल ने शुभारंभ किया। पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया।
गंगा महारानी की शोभा यात्रा आज निकल रही है और ये जबरदस्त आशीर्वाद गंगा महारानी का यहाँ के लोगों पर है। खाली बरेली नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों पर है। तो मैं सभी गंगा महारानी माँ से ये प्रार्थना करूंगा कि जैसे आपने आशीर्वाद हमेशा दिया है, तो आज इस यात्रा में जितने लोग जो भी मनोकामना लेके आए हो, माँ गंगा महारानी उनकी मांगों को पूरा करे और हमारे बरेली की तरक्की, बरेली के लोगों की खुशी, उसके लिए भी आशीर्वाद दें। कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां कल्लू की बेटे ने मां की हत्या कर दी है। लकड़ी की फंटी मारकर निर्मम हत्या कर दी है। हत्यारोपी बेटा पहले भी कर चुका है एक और हत्या व लूट में 10 साल की काट चुका है सजा। कल्लू की बेटे द्वारा हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना राजपुर कस्बे के अंबेडकर नगर की घटना है। तो कल्लू की बेटे ने मां की हत्या की है। थोड़ी गाड़ी भाई छोटा वाला उठा के ले आए, उसके पीछे शाम के थोड़ी वैसावासी हो। किससे हुई थी? माँ से, छोटे वाले भाई से, बाप से। क्या नाम छोटे वाले भाई का? कयूम अली। ठीक है, फिर? और बाप से हुई। हाँ। माँ से हुई, तब भी ये मारने के लिए दौड़ रहा था। कौन दौड़ रहा था मारने को? अयूब। ठीक है। हैं तो सब बीच बचाव करा, हमने भी करा, भाइयों ने भी करा, बाप ने करा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का लोकार्पण किया। अटल विद्यालय के बच्चों ने भी लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें, आज इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का आधुनिकीकरण मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ। जो बच्चे अटल विद्यालय से आए वो यहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये नक्षत्रशाला आम जनमानस को भी समर्पित की जा रही है। मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि ये 40 बाई 40 आपको बता दें 40 मिनट के शो यहाँ पर चलेंगे, जिसमें सौर मंडल से जुड़ी जानकारी मिलेगी। मंत्री अनिल कुमार ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार हर मुद्दे पर बेहतर काम कर रही है। आज हो रहा है। आज एक तरह से जो बच्चे हैं, देखो, जिन्होंने विज्ञान में रुचि दिखाई है, जो बच्चे यहाँ से अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे आए, उन्होंने बड़ी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ में बहुत अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करके लाए हैं। तो ये आज उन्हीं बच्चों को समर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं और आम जनमानस को, सभी को समर्पित आज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल कुमार जी इस वक्त मेरे साथ हैं। आप जिस प्रकार से आज कार्यशाला का लोकार्पण करने आए, नक्षत्र, क्या कहना है सबसे पहले? आज ये इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, जिसका आधुनिकीकरण हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और इसका आज लोकार्पण हो रहा है। आज ये एक तरह से जो बच्चे हैं, देखो, जिन्होंने विज्ञान में रुचि दिखाई है, जो बच्चे यहाँ से अटल आवासीय विद्यालय के बच्चे आए, उन्होंने बड़ी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ में बहुत अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करके लाए हैं। तो ये आज उन्हीं बच्चों को समर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं और आम जनमानस को, सभी को समर्पित आज हो जाएगी। तो क्या इस पे कहीं पर इन बच्चों के लिए क्लासेस चलेंगी, जिससे इनको आगे की शिक्षा दी जा सके? देखो, इसमें ये नक्षत्रशाला है, प्लेनेटोरियम है। इसमें मान लो ब्रह्मांड में क्या गतिविधियाँ होती हैं, वो सब चीज़ जो है ना, एक इसमें शो चलेगा। 40 मिनट के 3D के 2D के तकनीकी शो चलेंगे। वो अभी इसमें बच्चों को दिखाएंगे भी लोग उसमें। एक यहाँ से एक हट के सवाल, जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही है, नक्षत्रशाला पकड़ लो, इसमें क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से विपक्षी दल समाजवादी पार्टी हो या कोई भी लगातार जो है बीजेपी में, देखो, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। विपक्ष मुद्दे विहीन है। कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार हर प्लेटफॉर्म पर, हर क्षेत्र में काम कर रही है।
सामाजिक स्तर हो चाहे राजनीतिक स्तर हो, हर प्लेटफॉर्म में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनिल कुमार जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँच करके उनके द्वारा जो है इंदिरा गांधी कार्यशाला का लोकार्पण किया गया है। साथ ही उनका ये कहना है कि बच्चों ने जो यहाँ पर चीज़ें तैयार की गई थी उन बच्चों से आकर के उनसे मुलाकात की है। वहीं पर दूसरा पहलू भी देखा जाए, जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार जो चुनाव आयोग और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को वोट चोर के नाम से घेरते हुए दिख रहे हैं, उस पर उनका कहना है कि ये आरोप जो है बिल्कुल गलत हैं और भाजपा और चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा राम मनोहर लोहिया जिला चिकित्सालय पहुंचकर आपको बता दें एनआरसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा वार्ड में भर्ती 12 बच्चों को फलों व बिस्किट का वितरण किया गया। वह बच्चों की माताओं से बातचीत कर उनको मिल रहे इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एनआरसी वार्ड में तैनात पुरुष स्टाफ नर्स को बदलकर केवल महिला स्टाफ नर्स की ही ड्यूटी लगाई जाए। वह खराब पड़े एसी ठीक कराए जाएं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनेंद्र कुमार सिंह, सीएमएस पुरुष व महिला चिकित्सालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी व संबंधित उपस्थित रहे। खबर अलीगढ़ से है, जहां हिंदू हृदय सम्राट के संबोधन से नवाजे जाते रहे यूपी के पूर्व सीएम, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को यहां भव्य कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जाएगा। गौरव दिवस के रूप में ताला नगरी में आयोजित होने वाले भव्य पुण्यतिथि समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहां पहुंचेंगे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की स्मृति में हो रहे इस आयोजन को वर्तमान राजनीतिक दौर में बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम पिछड़ा वर्ग खासकर लोधी व राजपूत सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर खासा प्रभाव उनका रहा। इसलिए विपक्ष के पीडीएफ फार्मूले के मद्देनजर पूर्व सीएम की स्मृतियों के जरिए पार्टी के वोट बैंक में शुमार संबंधित जातियों को लामबंद किया जाएगा। सीएम सहित उनके प्रमुख मंत्रिमंडल सहयोगियों की मौजूदगी के मद्देनजर प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल सहित जिले की मजबूत किलाबंदी के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके लिए पूरे जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। अधिकारियों के कार्यक्रम स्थल पर निगाह बनाए रखने के निर्देश दिए गए। अगली खबर कानपुर से है, जहां साड़ थाना क्षेत्र के अपासी खेड़ा गांव में लाइन सही कर रहे संविदा कर्मी लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। उस हादसे से परिजनों में इस हादसे से कोहराम मच गया है। 11,000 वोल्ट की लाइन सही करते समय यह हादसा हो गया। लाइन सही करते समय अचानक करंट सप्लाई शुरू हो गई, जिसकी चपेट में आकर संविदा कर्मी लाइनमैन आ गया इसके संपर्क में। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग, पुलिस व परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए सीएससी घाटमपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में संविदाकर्मी लाइनमैन सुशील यादव ने दम तोड़ दिया। परिजनों में कोहराम मचा है। घाटमपुर तहसील क्षेत्र में पहेवा गांव का रहने वाला था लाइनमैन। खबरों में वक्त एक और ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बागपत से है, जहां डोला और मेरठ के हर्रा खिवाई गांव में आधा दर्जन से अधिक लोग सोमवार को बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर एक संस्था के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पीड़ितों का कहना है कि संस्था के मालिक सौरभ जैन और हेड ऑफिस इंचार्ज जितेंद्र कुमार व रविंद्र कुमार आदि ने उन्हें झूठे लाभ का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी कर ली है। मास्टर विजय पाल, संगीता देवी और कालूराम ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो धरने पर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। उप जिलाधिकारी ने पीड़ितों को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम परिवार उत्थान समिति से जुड़े हुए हैं।
जिससे कि हम 2 साल से इसमें कार्य कर रहे हैं, हमें अब तक का इसमें कोई लाभ नहीं मिला। जिससे कि हमें बताया गया था कि तुम्हें 1,40,000 रुपये दिए जाएंगे और फिर आपकी सैलरी भी होगी। उससे मुताबिक हम 2 साल से इसमें अपना कार्य कर रहे हैं, आज तक हमें कोई लाभ नहीं मिला। कलेक्ट्रेट में आए हैं सर, हम इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एक एनजीओ में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, पिछले मार्च से। और हमें जो संस्था के मालिक सौरभ है, उन्होंने हमें बताया था कि आप जनता की सेवा करोगे, हमारे साथ जो महिला जुड़ी हुई है जोड़ोगे, उनको लाभ दिया जाएगा, आर्थिक मदद दी जाएगी, गरीब जनता को हम फायदा देंगे। लेकिन उनके फार्म भरने के एवज में उन्होंने 400 रुपये 1200 रुपये का ऑडिट हमसे जमा करवाया। जी, मैं ज़िला मेरठ के कस्बा खिवाई का रहने वाला हूँ। मेरे पास सौरभ जो एनजीओ का मालिक था वो पहुंचा, उसने बताया कि हम गरीब महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,40,000 रुपये बिना ब्याज के आपको पैसा देंगे और उस पैसे से आप गरीब लोगों का सेवा करो। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर कौशाम्बी से है, जहां सिराथू तहसील परिसर में लेखपालों की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मत्स्य पालन पट्टे के सिलसिले में तहसील पहुंचे एक व्यक्ति की कई लेखपालों ने एकजुट होकर जमकर पिटाई कर दी। ये पूरी घटना तहसील के लेखपाल कक्ष में हुई बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लेखपालों द्वारा एक अन्य व्यक्ति की पिटाई की जा चुकी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उल्टा पीड़ित पक्ष को हिरासत में ले लिया, जिससे लोगों में नाराजगी है। तहसील परिसर में हंगामा और मारपीट को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अगली खबर गोंडा से, जहां नए मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अधूरी है और पुराने भवन में संचालित अस्पताल में बिजली संकट ने हाहाकार मचा दिया है। दिन के उजाले में भी अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा। पर्चा काउंटर से लेकर डॉक्टर के केबिन और वार्डों तक बिजली गोल रहने से छाए अंधेरे की वजह से कई बार कामकाज ठप बना रहता है। अंडरग्राउंड केबल ओवरलोडिंग के चलते फूंक जाने से डॉक्टरों को ऑपरेशन तक टालने को मजबूर होना पड़ा। बिजली न होने से मरीजों और उनके तीमारदारों को गर्मी और उमस में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गोंडा हॉस्पिटल फीडर की खुद की लाइन होने के बावजूद अधिक लोड की वजह से अस्पताल अंधेरे में डूब रहा है। बिजली सप्लाई बहाल होने में अभी कुछ और समय लगने की बात कही जा रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी के हमीरपुर जिले से एक परिषदीय विद्यालय के प्रबंधन की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां बीते कई दिन पहले विद्यालय के स्टोर रूम में घुसे कुत्ते की कक्ष के अंदर फंसे रहने के कारण मौत हो गई। वहीं जन्माष्टमी और रविवार के अवकाश के समाप्त होने के बाद सोमवार को जब स्कूल खोला गया तो कक्ष में मृत आवारा कुत्ते से दुर्गंध आने लगी थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब जानकारी होने के बाद भी सोमवार को मृत कुत्ते के शव को विद्यालय परिसर से नहीं हटवाया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने मृत कुत्ते का शव पड़ा होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तब कहीं जाके उच्चाधिकारी के निर्देश पर कुत्ते के शव को विद्यालय से हटवाया गया, लेकिन यह लापरवाही वहां पढ़ने वाले बच्चों पर भी भारी पड़ सकती थी और बच्चे बीमार हो सकते थे। मामला मौधा विकासखंड के कुटिया आपको बता दें कुहेटा के प्राथमिक विद्यालय की है, जहां जानकारी के मुताबिक बीते 15 अगस्त को विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से एक आवारा कुत्ता स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया और कुत्ते को बिना देखे ही कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया था। आज ये मामला संज्ञानित हुआ है कि विद्यालय के परिसर में एक कुत्ता मृतक कुत्ता पड़ा हुआ था। संज्ञानित होते ही खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालय परिसर से उसको हटवा दिया गया। विद्यालय में बीच में छुट्टियां थी, उसके कारण हो सकता है कि वहाँ पर आओ कार्रवाई करके उसको हटवा दिया गया। निर्भीत नहीं है मुझे, मैं खंड शिक्षा अधिकारी से जाँच करा के इसके बारे में पुष्टि कराता हूँ कि क्या विषय है कि कल की छुट्टी नहीं हटाया गया, क्या कल वहाँ पर कुत्ता वहाँ पर पड़ा था नहीं पड़ा, तो मैं जाँच करवा लेता हूँ इससे। 15 अगस्त से हो रहा था तो इस क्लास में किसी को भी जानकारी नहीं थी। शनिवार से सबको पता लगा है कि इसमें एक कुत्ता मारा हुआ डाला है। तो बेटा इतनी बदबू आ रही, कैसे पढ़ते हो आप लोग? फेंकाने का प्रयास नहीं किया? न मैम, और लोगों ने नहीं किया। हमारे पापा एक कर्मचारी सफाई वाले को बुलवाया था, तो उसमें कहा था कि 500 रुपए दे दो, हम फेंक दे रहे, तो मैम लोगों ने मना कर दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर वो अंकल चले गए।
अगली खबर बाराबंकी से है, जहां अमरनाथ यात्रा 2025 के समापन के साथ ही जिले का नाम फिर एक बार राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। श्री बर्फानीश्वर महादेव सेवा समिति को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। समिति ने 12वीं बार अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उत्कृष्ट सेवाएं दी गई। ये सम्मान समिति के अध्यक्ष कैलाशनाथ शर्मा ने कटरा में आयोजित कार्यक्रम में ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि कई भंडारे प्रशासन द्वारा बंद करवा दिए गए थे, लेकिन समिति की अनुशासित और सुनियोजित व्यवस्था को देखते हुए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने उनका भंडारा अनवरत जारी रखा। समिति को पूर्व में भी भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट, महार रेजिमेंट और तत्कालीन राज्यपाल NN बोहरा द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस बार भंडारे के समापन के बाद सभी सेवादार सकुशल बाराबंकी लौट आए। 20 अगस्त को नगर पालिका प्रांगण में अमरनाथ गुफा के प्रसाद से तैयार भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। समिति ने पत्रकारों के लिए भी आगामी वर्ष अमरनाथ यात्रा में निःशुल्क सेवा देने की घोषणा की है। और हमारे माननीय फिर हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम भी अपने जिले का एक भंडारा लगाएं। हम चाय रस से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा भंडारा अपने जिले का लगना चाहिए और उसी प्रयास में हम प्रयासरत है। और फिर जिले के सम्मानित लोगों का और हमारे बीच स्वर्गीय बेनी प्रसाद जी नहीं है, उनका सानिध्य मिला और हमने वहाँ पे लंगर लगाया और हमने छोटे से लंगर से शुरू किया था। आज हम संतोषजनक स्थिति में है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।